कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, भले ही वो सपा के कह सकते हैं जो धर्मेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, इनसे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं क्योंकि धर्मेंद्र यादव के बहनों ही हैं वो, लेकिन इस नाते आप चुनाव में उतरेंगे, जाएंगे चुनाव में, तो ये कोई वोट लेने का मुझे लगता है कि अपर्णा यादव की जगह पर शायद अनुजेश यादव को ट्राई किया बीजेपी ने कि चलिए कुछ से कुछ बेहतर है, इन्हीं को उतार देते हैं, यादव का कुछ वोट तो काट सकते हैं। तो ये तरह से उन्होंने अपने परिवार का जिक्र किया कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी। तो आप मानकर चलिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर अपर्णा को बेहतर स्थिति बीजेपी में नजर नहीं आई तो वो सपा में भी वापसी करती हुई। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार से दो धुरंधर चुनावी मैदान में हैं। किस्मत का फैसला होता हुआ नजर आएगा कि आखिरकार 9 विधानसभा सीटों में से जो महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मानी जा रही है, करहल विधानसभा सीट आखिरकार किसके पाले में आएगी, जहां समाजवादी पार्टी ने परिवार का चेहरा और यादव चेहरे को चुनावी मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव इस बार विधानसभा का उपचुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी यादव चेहरे को ही चुनावी मैदान में उतारा है। न सिर्फ यादव चेहरा बल्कि परिवार का भी हिस्सा है। अब ऐसे में अनुजेश यादव तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली, लेकिन इस बीच में अनुजेश यादव और शिवपाल यादव के बयान चर्चाओं में उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, जहां शिवपाल यादव अनुजेश यादव को भगोड़ा कह देते हैं और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी पार्टी में उसकी कोई भी जगह नहीं है, अगर हमारी पार्टी में आना भी चाहेंगे तो हमारे दरवाजे बंद रहेंगे। तो वहीं अनुजेश यादव शिवपाल यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि पहले अपने गिरवान में झांकिए, जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर आप भी गए थे। अब ऐसे में जुबानी जंग तो है, लेकिन एक चेहरा कहीं गुम नजर आ रहा है। वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपर्णा यादव का है। वो चेहरा है अपर्णा यादव का इसलिए क्योंकि अपर्णा यादव भी 2022 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, लेकिन अपर्णा यादव को जगह नहीं मिल पाई है। एक विधानसभा सीट बाकी है, उम्मीदें जगती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन करहल विधानसभा सीट का विजेता कौन होगा ये तय हो जाएगा 13 नवंबर को। इससे जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर बनते हैं कि आखिरकार करहल विधानसभा सीट पर जो मुकाबला है, मुकाबले में क्या कुछ समीकरण बैठता है और जो बयानबाजियां देखी जा रही हैं, इस बयानबाजियों के आधार पर क्या असर करहल विधानसभा सीट पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या लगता है, एक तरफ शिवपाल यादव भगोड़ा कह देते हैं, दूसरी तरफ अनुजेश यादव शिवपाल यादव को कहते हुए नजर आते हैं कि आपने भी एक वक्त पे यही काम किया था। क्या लगता है, करहल की जो जमीन है उस पर सपा कहीं ना कहीं झंडा फहराती हुई नजर आई या फिर भारतीय जनता पार्टी? देखिए नाज़मीन, अगर हम मैनपुरी की बात करें, चूंकि मैनपुरी के अंतर्गत ही करहल की सीट आती है, तो मैनपुरी पे ज़्यादातर जो मतदाता हैं, लोग हैं, वो यादव कम्युनिटी के हैं। इसी चीज़ के मद्देनज़र मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। आप देखिए कि 10 साल मोदी मैजिक का असर पूरे देश पर नजर आया, लेकिन एक सीट ऐसी थी जो मैनपुरी की, जहाँ पर मोदी की लहर का जो असर था वो बेअसर साबित हुआ। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर जो बीजेपी का प्रत्याशी है वो मुलायम सिंह या फिर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको हराने का मादा रखने की हैसियत भी रखता। आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद इस सीट के ऊपर डिम्पल यादव को उपचुनाव में उतारा गया, तब भी खूब हो हल्ला हुआ कि बीजेपी ने कहा कि भाई अब तक हम मुलायम सिंह यादव का सम्मान करते रहे थे, हमने थोड़ा सा कम यहाँ पर प्रचार प्रसार किया और अब हम इन चीज़ों को दरकिनार करेंगे और जो भी प्रत्याशी होगा उसके खिलाफ ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे और जो हमारा प्रत्याशी यहाँ से उतरेगा उसको जीत मिलना निश्चित है। उसके बाद चुनाव होता है, परिणाम सामने आता है और लगभग 2.5-3 लाख के वोटों के अंतर से यहाँ पर जो डिम्पल यादव हैं वो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा देती हैं। 2024 की बात करें, फिर यही बात कहेगी कि भाई यहाँ से हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इस बार चुनाव में जीत दर्ज करने वाले हैं, तमाम तरह के जो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब
रिजल्ट सामने आता तो फिर डिम्पल यादव लाखों वोटों से जीतती हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो करहल की सीट की बात हम कर रहे हैं, इस पे अखिलेश यादव 2022 में चुनाव में जाते हैं, बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं। 2024 में वो सांसदीय का चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, इस्तीफा देते हैं और ये सीट खाली हो जाती है। उसके बाद माथापच्ची चलती है कि क्या यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी अगर सपा में होगी तो क्या यहाँ से वो उतरती हुई नजर आएंगी, और तमाम बातें इसको लेकर हुई। लेकिन आखिरकार जो हो हल्ला बीजेपी के अंदर हुआ अपर्णा यादव को लेकर, वो थमता हुआ नजर आया। अपर्णा, एक सवाल लेना चाहूंगी अपर्णा यादव से पहले। ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन उपचुनाव में बेहतर नहीं हो पाता है। मुलायम सिंह यादव की भी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव कई बार हार का सामना करते हुए भी नजर आए थे और यही दावा किया जा रहा है कि करहल के उपचुनाव में ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से पटकनी खाती हुई नजर आ जाए। देखिए, ये चुनाव में हार जीत का सिलसिला चलता रहता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ, उस माहौल को अगर देखा जाए नाज़मीन, तो समझ में आता है कि बीजेपी इस समय कहीं ना कहीं घिरी हुई दिखाई पड़ती है। देखिए, पहली बात तो ये है कि योगी जी के खिलाफ जिस तरह से पूरा माहौल बीजेपी के अंदर बना, उसको लेकर ये बातें कही गई कि भाई क्या अब योगी जी के अंदर वो काबिलियत नहीं रही, वो जिस तरह से एक बड़ा फेस बन रहे थे, क्या उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर बीजेपी के अंदर हो हल्ला मचा। आप देखिए, उनकी बैठकों में कभी ब्रजेश पाठक गायब होते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य गायब होते हैं, कभी बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आते हैं कि किसी बीजेपी के बड़े नेता की वजह से हमें उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा, अयोध्या में आप चुनाव हार जाते हो। तो ऐसे में जो मैनपुरी गढ़ है एक तरीके से समाजवादी पार्टी का, खासकर मुलायम परिवार का, उस गढ़ में जाकर जीत दर्ज करना बीजेपी के लिए किसी भी सूरत में आसान नहीं होने वाला। इसीलिए बीजेपी ने अनुजेश यादव को लेकर कह सकते हैं आगे आने का मन बनाया, उनको टिकट दिया। लेकिन अनुजेश यादव को भले टिकट आपने दिया हो, लेकिन जो सियासी जमीन पहले से तैयार की जानी चाहिए थी, वो ऐसी कह सकते हैं कोई तैयारी उनकी नहीं है। आप देखिए कि चुनाव से 20 दिन पहले अगर आप टिकट देंगे, सोचेंगे सारा का सारा वहाँ पर खेल वो पलटते हुए नजर आएंगे, तो मेरे ख्याल से बीजेपी भी समझती है कि सिर्फ टिकट देना भर काफ़ी नहीं है, बल्कि महीनों की मेहनत होती है। आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, तब कहीं जाकर आपकी एक इमेज बनती है। और वहीं तेज प्रताप यादव की बात करें, नाज़मीन 2014 में वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं, इसीलिए उनकी जो जान पहचान है, लोकप्रियता है, लोगों में उनका जो कह सकते हैं फेस वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं नजर आती है। और इन सब आधार पर आप मानकर चलिए कि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, भले ही वो सपा के कह सकते हैं जो धर्मेंद्र यादव में, अखिलेश यादव में, इनसे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, क्योंकि धर्मेंद्र यादव के बहनों ही हैं वो, लेकिन इस नाते आप चुनाव में उतरेंगे, जाएंगे चुनाव में, तो ये कोई वोट लेने का जरिया नहीं है कि भाई मैं अगर कह सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव का मैं अनुजेश यादव अगर ये कहेंगे मैं बहनों ही हूँ और इस नाते मुझे टिकट दीजिए, तो मेरे ख्याल से उनकी प्लस होने के बजाय माइनस हो सकते हैं, क्योंकि ये मानकर चला जाता है कि यादव वोट बैंक एक तरीके से पूरी तरह से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के साथ में रहता है। तो यहाँ स्थिति कोई बहुत कह सकते हैं कि टक्कर वाली नजर नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ नजर आती है, लेकिन रिश्तेदार को ही चुनावी मैदान में उतार देती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर यादव चेहरे को ही उतारना था, तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए सही साबित क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, ये बात बारंबार उठती है कि भाई अपर्णा यादव क्यों आखिर बीजेपी ट्राई नहीं करना चाहती। लेकिन मुझे देखिए, जहाँ तक लगता है कि अपर्णा यादव अपने परिवार के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आना चाहते। आप देखिए, मैनपुरी पे लगातार 2 बार उनको कहा गया कि आप चुनाव में जाइए, आपको याद होगा उन्होंने मना कर दिया, परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। यहाँ तक कहा कि आप उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से मुझे चुनाव उतारिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैनपुरी में मैं नहीं जाऊंगी। तो उसका सीधा मतलब यही है कि भाई मैं परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी, भले ही मैं अलग पॉलिटिकल विचारधारा को उसमें फॉलो कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मेरे सामने डिम्पल यादव होंगी, मेरे सामने मेरे परिवार को सदस्य होगा, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि अपर्णा यादव की जगह पर शायद अनुजेश यादव को ट्राई किया बीजेपी ने कि चलिए कुछ से कुछ बेहतर है, इन्हीं को उतार देते हैं, यादव का कुछ वोट तो काट सकते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये अपर्णा यादव की, मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इनकार करने के बाद, उनके मना करने के बाद, क्योंकि बारंबार अपर्णा यादव को लेकर ये बात कही जाती है कि वो भले ही बीजेपी का हिस्सा है, भले ही जो बीजेपी की विचारधारा है वो उनके साथ में ऐड ऑन हो गई है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने परिवार के इसका आमना सामना इस लिहाज में नहीं करना चाहती कि कोई भी राजनीतिक फायदा उठाने के लिए वो अपने परिवार का मुकाबला करती हुई नजर। आप देखिए कि इतने दिन हो गए परिवार से दूर हुए, एक तरीके से कहें, या पार्टी से दूर हुए, लेकिन अभी भी अपर्णा यादव ने एक बार भी नाम लेकर उनका बारे में एक शब्द नहीं कहा है। और जिस तरह से उन्होंने अपने परिवार का जिक्र किया कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं लड़ूंगी, तो आप मानकर चलिए कि
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अगर अपर्णा को बेहतर स्थिति बीजेपी में नजर नहीं आई तो वो सपा में भी वापसी करती हुई दिखाई पड़ सकती है। सर, दो छोटे से सवाल हैं एक साथ। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि बटोगे तो कटोगे, शिवपाल यादव का यहाँ पर पलटवार करते हैं कि ऐसा ना तो कभी बटेंगे ना कटेंगे, जो ऐसा कहेंगे वो पिटेंगे। वहीं अखिलेश यादव ये कहते हैं कि पीडीए कभी बटा नहीं है। वहीं डिम्पल यादव कहती है कि विचारधारा पर समाजवादी पार्टी चलती है, परिवारवाद पर नहीं चलती है। और इसी के साथ साथ एक और सवाल ये है कि एक और विधानसभा सीट बाकी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद चुनावी मैदान में उतर जाते हैं, मिल्कीपुर विधानसभा सीट। अभी चुनाव नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है। दोनों सवालों के क्या जवाब हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जिस तरह से बटोगे तो कटोगे जो बात एक मुख्यमंत्री के द्वारा कही जाती है, हरियाणा चुनाव के दौरान कही जाती है, उससे पहले भी शायद एक बार कही गई है। ये जो तमाम बातें हैं ये कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम करते हैं। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, कब से नारे लगते चले आ रहे हैं। और देखिए, ये देश किसी एक सामुदायिक संप्रदाय का नहीं है। यहाँ पर जैनी भी हैं, बौद्धिज्म भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, हिंदूज भी है और तमाम कम्युनिटी हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ बटोगे तो कटोगे, ये अपने आप में एक मुख्यमंत्री के मुंह से तो शोभा नहीं देता। इसी बात को लेकर शिवपाल यादव हों या अखिलेश यादव या तमाम और भी लोग, उन्होंने इसके ऊपर लगातार तंज भी कसा है कि भाई एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है। तो इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही है। लेकिन फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि भले ही आप जो है आप बंटने की बात करते हैं, आप जो है कटने की बात करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको विकास की बात करनी चाहिए, सबको आगे लेकर बढ़ने की बात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में आप तमाम बातें कहते हैं कि सुशासन है, ऐसा है वैसा है। आप जो है क्राइम रिपोर्ट का आंकड़ा चेक करिए, वहाँ पर आपको पता चलता है कि उत्तर प्रदेश जो है क्राइम रेट के मामले में लगातार दूसरे तीसरे या एक पहले दूसरे पायदान पर नजर आता है। तो ये भी एक नाकामी है। बहराइच का मामला हो या कोई और मामला हो, लगातार ये बताता है कि आपका प्रशासन फेलियर हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बयानबाजी करने को। दूसरा सवाल आपका है, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मिल्कीपुर की सीटें जहां से अवधेश के शायद बेटे को लगभग नाम फाइनल जीत कह सकते हैं प्रसाद का, लेकिन ये नाज़रीन मानकर चलिए आप कि अभी इसमें कुछ समय है, उससे पहले 9 सीटों के ऊपर चुनाव है। और यहाँ पर जिस तरह बीजेपी के लोग, यानी कि बीजेपी की जो साथ के जो कह सकते हैं कि जितने भी दल हैं, चाहे वो जयंत चौधरी हों, चाहे वो ओपी राजभर हों, चाहे संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, इवन राजा भैया तो पहले से नाराज हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें पैदा करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि देखिए, बीजेपी की ताकत जो है आप अगर देखेंगे तो वो सहयोगी दलों का साथ लेकर ही है। आप देखिए कि बिहार में हम देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं, जेडीयू के नेता ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बीजेपी या गठबंधन जेडीयू के साथ नहीं होता तो यहाँ पर बीजेपी को इक्का दुक्का सीटें मिलती। उत्तर प्रदेश में आप जाइए, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत चौधरी हैं, संजय निषाद हैं, ओपी राजभर हैं और राजा भैया के समय तक थे। लेकिन फिलहाल अगर इनके साथ में बीजेपी का गठबंधन नहीं होता तो यकीनन बीजेपी को 20 से भी कम सीटें आती। तो ये जो साथ में लोग हैं, और कहते भी केवल बीजेपी के लोग कि एक अकेला मोदी सब पे भारी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप उनका गठबंधन देखेंगे एनडीए, तो 38-40 दल नजर आते हैं। तो ऐसे में ये बात कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन ने इसको गलत साबित किया है। और आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे, अगर यहाँ पर बीजेपी या एनडीए को 5 से कम सीटें मिलती हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। साथ में आने वाले चुनाव के लिए ये भी कहने का पता लग जाएगा कि बीजेपी की ज़मीनी स्तर पे अभी भी हालत बदतर है, ख़राब है। अगर बीजेपी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो जैसा अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश का न सिर्फ निजाम बदलेगा बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को समय बाकी है, लेकिन उपचुनावों का जिक्र करें तो 13 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। लेकिन उससे पहले 9 विधानसभा सीटों का अगर हम जिक्र करें तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और करहल विधानसभा सीट पर यादव चेहरे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार किस यादव चेहरे पर करहल की जनता भरोसा करती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।